हम लोग यहाँ पर थे। कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा संविधान है वो संविधान किस तरह से डिफरेंट है, जो पेक्यूलियर फीचर हमारे संविधान का है, कैसे वह एक जो टिपिकल संविधान होता है, जो टिपिकल फेडरल सिस्टम होता है वर्ल्ड का, उससे वह कैसे डिफरेंट है। विच वी वांट टू एग्जामिन कि जो हमारा संविधान है वह टिपिकल जो संविधान है वर्ल्ड का जो फेडरल स्ट्रक्चर था उससे कैसे यह डिफरेंट है। तो लेट्स सी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम। वॉइस लो कैसे हो जाएगी? वॉइस लो है, हैज प्रॉब्लम विद द लो। आप लोग साथ क्या है, आप लोगों के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। तो जो हमारा संविधान है वह कैसे डिफर करता है, तो हम एड्रेस इशू क्या कर रहे हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल फेडरल स्ट्रक्चर। तो पहला क्या है, मोड ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम इसको अमेरिका से कंपेयर करते हैं तो अमेरिका के मोड ऑफ फॉर्मेशन देयर वाज ए वॉलंटरी एग्रीमेंट बिटवीन नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट है एंड सॉल्ट पावर। अगर उसका अल्टरनेट क्या कनाडा का है, कनाडा में क्या है, जो प्रोविंस है उनको यूनाइट किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया है फेडरल यूनियन में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अमेरिका एंड कनाडा, ये अगर हम समझ लेंगे हमको आसान हो जाएगा। जो अमेरिकन फेडरेशन है उसमें एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है, एक नंबर ऑफ स्टेट्स है, उन नंबर ऑफ स्टेट्स का यूनियन के साथ देयर इज ए वॉलंटरी एग्रीमेंट। कनाडा का संविधान क्या है, ये ट्रांसफॉर्म किया गया है, किसमें किया गया है, यूनिटरी स्टेट में, इन यूनिट स्टेट में। कैसे किया गया है इसको, जो कॉलोनियल कनाडा की गवर्नमेंट थी उसमें जो फॉर्म किया गया है उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। यह एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। जस्ट ट्राई टू सी केयरफुली, जस्ट ट्राई टू सी केयरफुली, अभी सॉल्व हो जाएगा। कनाडा के संविधान में एक जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के वाया ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, अब जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को विड्रॉ कर दिया गया, विड्रू, जो राइट्स थे वो राइट्स विड्रू हो गए और उन राइट्स को रीडिवाइड कर दिया गया बिटवीन द डोमिनियंस एंड प्रोविंस। अब जो इंडियन फेडरेशन है यह रिसेंबल करता है कैनेडियन फेडरेशन को, किसमें, इन द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो क्या हो गया, इंडिया का जो फेडरेशन है नॉट इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वन ऑफ सिद्धांत के रूप में। ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन एंड इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ये। अब जो 1935 का एक्ट था, 1935 का एक्ट था, इसमें क्या हुआ था, स्टेट्स ने रिफ्यूज कर दिया था एसीड करने से। ये हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था। इसको देते हुए एक यूनिक फेडरलिज्म को हमने अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया। अगर हम 1935 का एक्ट देखें, देखिए जो सवाल 1935 का एक्ट था वो बार बार आता है। अगर हम 1935 का एक्ट देखें तो प्रोविंस और इंडियन स्टेट्स को डिफरेंटली ट्रीट किया गया था। याद करिए, प्रोविंस के पास राइट नहीं था टू सीड और नॉट टू सीड, इंडियन स्टेट पास था टू एक्सेप्ट 1935 एक्ट। The state was having the right
गॉट इट? इंडियन स्टेट्स के लिए वॉलंटरली किया गया था, प्रोविंस के लिए कंपल्सरी किया गया था। लेकिन जब भारत का संविधान बनने लगा तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था उससे भारत के संविधान में डिफाइन किया गया। अब चूंकि 1935 में यह ऑप्शनल था, इसलिए इंडियन स्टेट ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू ज्वाइन। अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है आफ्टर 1935, व्हेन वी हैव ट्राइड टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल जो चेंज हुई, जो पैरामाउंसी थी ब्रिटिश एम्पायर की, वो लैप्स कर गई, क्राउन की पैरामाउंसी लैप्स कर गई। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स acceded to the rules of India. क्लियर हुआ नहीं हुआ? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? जो पोजीशन था स्टेट का फेडरेशन में, अब यूनाइटेड स्टेट में स्टेट्स हैड ए फील्ड सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट। जब फॉर्मेशन हो रहा था यूनाइटेड स्टेट में, तो उसमें स्टेट क्या थे, सोवरेन थे और इंडिपेंडेंट थे। तो जब फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ उसके पहले वह जो स्टेट थे वह सोवरेन थे और वह इंडिपेंडेंट थे। तो दे वर नॉट रेडी टू गिव देयर सॉवरेनिटी, दे वर रिलक्टेंट टू गिव देयर सॉवरेनिटी। Then how a national government will form? How a common purpose will solve? Therefore, a lot of safeguard was needed for protection of state rights. But in India, it was not needed because in India, the situation not the same. The states were not sovereign entities before. Owing to this reason, there is a peculiar difference in America and India. First, the residuary power. किसके पास है? स्टेट के पास है। जो स्टेट है उन्होंने रेसिडुअरी पावर को रिजर्व किया हुआ है। बट इंडिया में आर्टिकल 248 आप लोग चाहे पढ़ लीजिए, किसके पास है? यूनियन के पास है। ये कहां से आया है? इट इज फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कैनेडियन सिस्टम है वहां से आया है कि हमारे पास जो रेसिडुअरी पावर है इज गोइंग टू द स्टेट, सॉरी गोइंग टू द यूनियन, वी हैव टेकन इट फ्रॉम द स्टार्ट। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक नेशनल गवर्नमेंट बनाता है और स्टेट के पास अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को रखने का अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं है, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर, वो अभी खत्म हो गया है। जम्मू और कश्मीर के पास जो अपना संविधान एक है, उस संविधान का सैंक्टिटी खत्म ऐसा हो गया है। इन द मैटर ऑफ अमेंडमेंट, जो पार्ट असाइन किया गया है इंडिया में, स्टेट को माइनर किया गया है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ अमेरिकन फेडरेशन की है, जहां पे यूनियन क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द कंपोनेंट यूनिट्स। इसलिए कोई भी राज्य से संबंधित चीज विदाउट कंसेंट नहीं हो सकती है।
अमेरिका में राज्य के मामलों में राज्य का कंसेंट आवश्यक है, इट इज नेसेसरी। लेकिन इंडिया में कुछ सब्जेक्ट तो छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स। इंडिया में एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स, बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्टेट। इंडिया में जो डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर विद यूनियन स्टेट, अगर उसको देखें, हमारे पास ऐसे प्रोविजंस हैं जो कंट्रोल यूनियन को देते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन को हो या लेजिस्लेशन को। तो जो लेजिस्लेशन बाय स्टेट है, ये सब्जेक्ट टू डिसअलाउंस है बाय द सेंटर। 201,115,156 अगर सब देखें, 201 जो है वो एसेट की बात करता है, कैसे प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है। जो 155,156 है, जो गवर्नर से संबंधित प्रावधान है, वो अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, एंड द स्टेट हैज नो रोल, एंड द गवर्नर हैज द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो आइडियाज है, ये जो आइडिया है 201,155,156, it is repugnant or against to the other United States or Australia, but it is in the Canada. कनाडियन में है, बट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दोनों नहीं है। अमेरिकन फेडरेशन को जो डिस्क्राइब किया गया है, इसे डिस्क्राइब एज indestructible union composed of indestructible states। यह आइडिया कंप्रोमाइज कर रहा है, दो कंप्राइजेस टू प्रोपोजिशंस। यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टेट्स, is seeding from the union, and the same way federal government to redraw the map of the United States by forming new states. So there is a two, A and B. Now try to see in the Indian Constitution. Now to see the Indian Constitution, the philosophy number 1, जो दो philosophy है, जो first proposition है, indestructible union, indestructible state, has been accepted. But the 16th Amendment of the Constitution of 1963, advocacy will not be permissible. तो कोई जो फर्स्ट प्रोविजन है, कहा it is not possible for states of the Union of India to exercise in a right of secession। तो 16 अमेंडमेंट में कहा कि जो स्टेट है वह यूनियन को किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। अगर आपने राष्ट्र के खिलाफ कोई बात कर दी, तो जो राइट टू एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 में, वह सेफगार्ड आपको नहीं मिलेगा। जो यूनियन, जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन पास राइट है कि वह किसी भी तरह से स्टेट की बाउंड्री को रीड्रॉ नहीं कर सकता है। अनलाइक दैट इंडिया में रीड आर्टिकल 42 आई रेड यस्टरडे, by the ordinary process of legislation, you can redraw the boundary and there is no need of the consent of the legislature. Yesterday I read the provision 3 of the article where I have explained that कि क्या requirement है, only the president has to take the opinion and that also not binding upon him। जो इक्वलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइज, जो स्टेट के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट करता है अपर हाउस में, दैट इज आल्सो नॉट इन इंडिया। Yesterday we have read that if you read the 4th schedule, there is no equality. The representative varies from 1 to 31.
इसके कारण जो अपर चैम्बर है, जिसको अब राज्यसभा बोलते हैं, अपर चैम्बर में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। इवन द नॉमिनेशन का 12 मेंबर का है अगेंस्ट 238 रिप्रेजेंटेटिव। ये भी क्या है, यूनियन करता है। नॉमिनेशन किसके पास है, यूनियन के पास है। इसमें भी स्टेट का कोई रोल नहीं है। जो एडमिशन ऑफ सिक्किम है, अब तो शायद सवाल नहीं आता, पहले बहुत सवाल आता था एडमिशन ऑफ सिक्किम पे। यह एक नोविस आइडिया है कि हमने 2 अमेंडमेंट किया, 35 और 36। सिक्किम को पहले एडमिट किया आर्टिकल 2A के द्वारा, उसके बाद हमने सिक्किम को फुल फ्लेज इंडिया में शामिल कर लिया। यह एक बहुत नोविस आइडिया है। तो पहले हमने क्या किया, इसको एज एन एसोसिएट स्टेट शामिल किया, बाद में इसको फुल फ्लेज स्टेट कर दिया। जो नेचर ऑफ पॉलिटी है हमारी, वो कैसी है, जो डिवीजन है, नेचर ऑफ जो फ्रेमर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने एक लॉजिकल डिवीजन किया, एवरीथिंग एसेंशियल टू द सॉवरेनिटी, और क्रिएट किया एक ड्यूअल सिटीजनशिप एंड डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट। इंडिया में दोनों नहीं है। यहां पर सिंगल सिटीजनशिप है और यूनिटरी जुडिशरी है। आर्टिकल 258 अब क्या है, स्टेट अपने कंसेंट से एक जो एक्सिक्यूटिव फंक्शन है, स्टेट और सेंटर आपस में बांट सकते हैं। अगर स्टेट चाहे, केंद्र चाहे तो स्टेट को दे दे और स्टेट चाहे तो केंद्र को दे दे। इफ यू रीड आर्टिकल 258A, यू विल फाइंड दिस प्रोविजन कि जो रिलेशनशिप है आर्टिकल 258 एंड 258A, if you read these two articles, the power of union to confer power to state in certain cases. So 258 स्टेट टू यूनियन, पढ़िए इसको आप, देखिए 258 क्या बोलता है कि कंसेंट ऑफ द यूनियन, सॉरी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, यूनियन में गिव द वर्क टू द स्टेट। जो एक्सिक्यूटिव पावर है, जो एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, तो 258 क्या बोलता है कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, executive power of the union extend. The power of the union to confer power on state in certain cases. You read carefully. President may, with the consent of the government of a state, entrust either conditionally or unconditionally to the government or its officers function to any matter to which the executive power of the union extends. तो जो यूनियन की पावर है वह स्टेट के कंसेंट से यूनियन स्टेट को दे सकता है। क्लियर हुआ? फिर पढ़िए आप इसको। और 258A क्या बोलता है कि जो यूनियन 258 में कर सकता है वही काम 258A में स्टेट कर सकता है। पढ़िए आप इसको ठीक से। Governor of a state may, with the consent of the government of India, entrust either conditionally or unconditionally to the government or its officer functions in related any matter to which exclusive power of the state exists. लेकिन बात किसका करता है? Not legislative, only executive. See carefully.
ओनली एग्जीक्यूटिव, यही आपको ट्रैक करेंगे वो। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? यूनियन और स्टेट, यूनियन अपनी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के परमिशन से स्टेट को दे सकता है। द सेम वे स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की परमिशन से यूनियन को दे सकता है। इट्स क्लियर? सेकेंड, entitled to give directions, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, entitled to give directions, इसका मतलब क्या हुआ? In normal times, union executive is entitled to give direction to the state government in respect of specific matters when a proclamation of emergency is made. अब जो चीज देखिए, नाउ यू सी आर्टिकल 252, सॉरी जो यूनियन है वह यूनियन क्या है? वह यूनियन डायरेक्शन दे सकता है। इन नॉर्मल टाइम द यूनियन इज टाइटल टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट इन स्पेसिफिक मैटर्स, और इमरजेंसी के समय में स्पेसिफिक मैटर्स नॉर्मल टाइम और मैटर्स इमरजेंसी टाइम। And legislative power of union exists to the state subjects. ये क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? ये क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? हालांकि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में इसको फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन जो कि ये इश्यू यहां आ गया, हम इसको क्लियर कर देते हैं आपको। किसको क्लियर नहीं हुआ? Anyone who has some problem? Anyone has some problem? Tell me. आसान समझते हैं, हो गया। अब इसको आसान कर देते हैं कि यूनियन के पास स्टेट को डायरेक्शन देने का अधिकार है स्पेसिफिक मैटर्स में। इमरजेंसी के टाइम में वह सारा अधिकार सारे मैटर देता है। स्टेट मैटर के सब्जेक्ट पे नॉर्मल टाइम पे कानून बनाने का अधिकार यूनियन के पास नहीं है। इमरजेंसी के टाइम में कानून बनाने का स्टेट सब्जेक्ट पर अधिकार यूनियन के पास है। क्लियर हो? क्लियर? सेंट्रल स्टेट रिलेशन हम फिर पढ़ाएंगे। तो जो हमारा नॉर्मल टाइम है उसमें फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम की तरह बिहेव करता है। क्यों? ज्यादा पावर है। तो अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसीज, तो आर्टिकल 49 हमने कल एक्सप्लेन किया था। अगर 249 से 2/3 वोट से रिजॉल्व कर दिया जाए कि स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, तो कानून बन जाएगा। ये कौन करेगा? काउंसिल ऑफ स्टेट करेगा, राज्यसभा करेगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वह राज्य और केंद्र के बीच है, लेकिन यह एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस है। और जो स्टेट की पावर है उसमें वेरियस रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है जो प्रोवाइड की गई है उसमें सेंटर की तरफ ओरिएंटेशन है। गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस, आर्टिकल 256 257 फॉर्म।
See Article 256 and 257. Read Article 256 to 57. Ensure compliance with the laws made by the Parliament, and the executive power of the Union shall extend to giving such directions to a state as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose. तो 256 क्या बोलता है? जो एग्जीक्यूटिव पावर किसी स्टेट की है वो ऐसी एक्सरसाइज की जाएगी कि वह इंश्योर करे compliance with the laws made by the Parliament. It is the first limb. Got it? और दूसरा लिंब क्या है? Executive power of union shall extend to give the such directions to state as may appear to government of India to necessary. तो 256 दो बात बोलता है. एक बात क्या बोलेगा? एक बात क्या बोला है 256 कि जो पार्लियामेंट का लॉ है उसका स्टेट रिस्पेक्ट करे. मीनिंग देयर बाय कि ऐसा कार्य स्टेट करे कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून चल सके. दूसरा, यूनियन के पास यह राइट है स्टेट को डायरेक्शन दे सके काम करने का जैसा वह ठीक समझे. हो क्लियर? किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 257 क्या बोलता है? वह बोलता है कि राज्य इस तरह से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे. अरे हिंदी का इंग्लिश करते हैं. राज्य इस तरह से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई अड़चन न आवे. स्टेट shall exercise his duties so that not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union. देखिए दोनों में फर्क समझिए. Just try to understand difference 256 and 257. ये हुआ. और देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल करे कि केंद्र के कामों में कोई अड़चन न आवे, केंद्र के काम सुचारू रूप से चल सके. इसलिए संघ के पास यह अधिकार है कि वह राज्य को समुचित निर्देश दे सके. कम ऑन द इंग्लिश. A state should work as so that it should not impede the function of the center. For in normal functioning of the central work or union work, union may give the direction as deemed fit. Clear हुआ? It's clear or not clear? अब now see Article 365. Now see one more article. See Article 365. Open it. ये क्या बोलता है? Effect of failure to comply with or to give directions given by, where if any state has failed to comply with direction given,
in the exercise of the executive for the union under any of the provisions of this constitution. It shall be lawful for the president to hold a situation has arisen in the government state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. Now you apply 7 to 365. कोई डायरेक्ट इस union has given any direction to the state. State is not complying. Then president may presume that there is a constitutional machinery failure and Article 365 will be applied and the government may be dismissed. इसको हिंदी में करते हैं. केंद्र ने राज्य को कुछ निर्देश दिया, राज्य ने वह निर्देश मानने से इनकार कर दिया. इस परिस्थिति में केंद्र को इस बात की संतुष्टि हो सकती है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है. क्लियर नहीं क्लियर? इसको क्लियर नहीं हुआ? और इसलिए अगर यह लगता है कि राष्ट्रपति को इस संविधान से काम नहीं हो रहा है तो वह उसको बर्खास्त कर सकता है. अब हम इंडियन फेडरलिज्म की क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं. जो यूनिटरी बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बहुत से स्कॉलर्स ने दो आधारों पर कहा है. पहला क्या कहा है? ओवरवेलमिंग फाइनेंशियल पावर. इसके कारण क्या है? स्टेट का पूरा डिपेंडेंस है यूनियन पे. क्यों? ग्रांट्स जो है यूनियन के पास होती है. सेकेंड इज द एर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन. जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था. अब यह क्रिटिसिज्म दो कारणों से सही नहीं कह सकते. उसके क्रिटिसिज्म था ये दो कारणों से. जो ये कंट्रोल किया गया है वह क्यों किया गया है? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज ए होल. मान लो कोई राज्य उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा है इनके पास, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज अच्छी खासी है. तो क्या वो स्मॉल स्टेट को नहीं देंगे? तो क्या बिगर स्टेट अपने रिसोर्सेस को एप्रोप्रिएट नहीं करेंगे टू स्मॉलर स्टेट्स? इसे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है 69, 70, 72 में, इसमें क्या है? स्टेट डिपेंडेंट है ऑन द लार्जर एक्सटेंट ऑफ द यूनियन. लेकिन अगर ऐसा न किया जाता तो जो स्ट्रॉन्गर और बिगर स्टेट हैं वह हमारे छोटे स्टेट की मदद न कर पाते और नेशनल स्ट्रेंथ के लिए नुकसानदायक होता. It would be the detrimental to our national interest. अगर हम इसको यूनाइटेड स्टेट में भी देखें, इवन द कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह के तथ्य ने स्ट्रेंथन किया है नेशनल गवर्नमेंट टू डिग्री, जो अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद छोटे राज्यों का विकास नहीं होता और नेशनल इंटीग्रेशन होता है. क्लियर हुआ? तो जो फेडरल सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट इज ए कंप्रोमाइज बिटवीन टू अपरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशंस.
There is a normal division of powers under which the state enjoy autonomy with their own sphere. Second, the need for national integrity and strong government. जो स्ट्रॉन्ग बायस है वह इंडिया के लिए एक वरदान है, इट्स अ बून फॉर इंडिया टू हैव इंडिया टुगेदर, बिकॉज इंडिया हैज वेरियस सेपरेटिस्ट फोर्सेस, कम्युनिज्म, एक्सट्रीमिज्म, स्क्रैम्बल ऑफ पावर। इन सब कारणों से अगर सेंट्रल कंट्रोल स्ट्रांग होता तो शायद इंटीग्रेशन न हो पाता। क्लियर हो गया? It has problem. Now come on the working of the constitution. Let's see the working of the constitution. Anyone has problem till here? क्या नहीं ये ऐसा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा कि सवाल किसी भी तरह से आएगा, हाथ से नहीं जाएगा, किसी भी तरह से आएगा सवाल। We are trying to address with so many corners. अब आप सवाल बनाने की कोशिश करें, शायद आपको और अच्छे अच्छे जवाब मिलेंगे इसमें से। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन फेडरलिज्म है, इस किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। जो फंडामेंटल राइट है वो कहां से लिया गया है? वो अमेरिका से प्रभावित है। तो अमेरिका का बिल ऑफ राइट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है ये एडॉप्ट किया है अमेरिकन सिस्टम से। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश मॉडल से इन सब्सटेंस लिया गया है। जो हमारी रिट्स है यह ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए। जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का, उससे हमने सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया है, वहां से लिया हुआ है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर किया है अपने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को। जो हमारा 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है उसके बहुत से प्रोविजन इन वर्बिटम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इन सब बातों के बावजूद वी हैव टेकन दीज इश्यूज फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंग्लिश में याद करेगा। उसके बावजूद हमने न्यू पाथ्स को, हमने न्यू अप्रोचेस को, न्यू पैटर्न्स को अप्लाई किया है। हमने बोल्ड डिपार्चर किया है इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एस्टैब्लिश्ड नेशंस। देयर इज सो मेनी इनोवेशन। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, twin objective you have: promoting unity of India, reducing rigidity, जो फर्स्ट स्टेप होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोविजन किया जो ओरिजिनल है। इसका, इस कॉन्सेप्शन का पैरेलल कहीं नहीं मिलता है। ये किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में प्राप्त नहीं होता है। यह एक डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी का डेवलपमेंट है उसमें जो हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप है यह एक इनोवेशन है। जो लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यह लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पास 7 आर्टिकल है, 7 आर्टिकल्स। ऑस्ट्रेलिया 128, कनाडा 147। लेकिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम ओरिजिनल देखें, इसके पास कितने थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, और आफ्टर सो मेनी अमेंडमेंट्स इट्स 141 आर्टिकल, 12 शेड्यूल्स। Reason for the constitution to lengthy, why? Because our constitution deals with the origination or organization structure
not for the central but also for the state. जो किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप होती है, यह क्रूशियल इंपॉर्टेंस होती है. अदर कॉन्स्टिट्यूशन में यह स्केलेटन है, सिर्फ मेंशन किया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड लिखा गया है. Even written detailed in the Indian Constitution. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है has reduced to writings many unwritten, जो written के unwritten conventions थे उनको हमने लिख डाला है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिख डाली है. मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट को सब हमने लिख दिया है. जो कि अनरिटन कन्वेंशन है ब्रिटेन के, हमने लिख दिया है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ही नहीं लिखता है, मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिखा हुआ है. सिटीजनशिप का प्रोविजन देखिए, आप ऑफिशियल लैंग्वेज का देखिए, गवर्नमेंट सर्विस का देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का देखिए, हमने सब लिख डाला है. ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में इन मैटर्स को छोड़ दिया गया है कि वो रेगुलेट किए जाए बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, बट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है. ये हमने क्यों लिखा है कि इन संविधान, इन बंधों में से आफ्टर हैविंग दीज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस विल बी इजी. We try to make an elaborate arrangement most of the matter. ग्रोथ, उसके बावजूद भी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशन की जगह छोड़ी थी. Despite that, I've written all the things, but as Britain has the conventions, we have given the space for growth and development of the conventions. कौन कौन से ऐसे चीज है जो हमने लिखे नहीं कन्वेंशन ग्रोथ हो, जैसे प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर, काउंसिल मिनिस्टर की रिलेशनशिप हमने नहीं लिखा है, ये कन्वेंशन से ग्रो करेगा. कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने नहीं लिखी है, इसका ग्रोथ होगा कन्वेंशन से. एक्ट्स ऑफ द ऑफिशियल मैनेजमेंट विद प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, appointment of a governor, dissolution of the Lok Sabha of states elected by the president or the governor, ये क्या है हमने नहीं लिखा है. ये गवर्न होगा कन्वेंशन से और ट्रेडिशन से, रिलेशंस विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर. आज सवाल मैटर हमने नहीं लिखा, ये सवाल आज तक नहीं आया है. इट मे कम. मैंने बार बार कहा है कि मैं 100, 200, 300 सवाल फिल्म्स का बनाता हूं, 20-25 सवाल बनाता हूं मेंस का, देन आई राइट माय लेक्चर. इट इज कंप्लीट ओरिजिनल राइटिंग, विल नॉट फाउंड एनीवेयर दीज एस्पेक्ट्स. आपको कई किताब को पढ़ के इकट्ठा करना होगा. तो सवाल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन डिस्पाइट दैट इट हैज गिवन द स्कोप फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशंस. अगर आप इसको एग्जाम्पल से नहीं लिखोगे जैसा मैंने लिया है, यू विल नॉट गेट द मार्क्स. फॉर हैविंग मार्क्स यू हैव टू राइट इन डिटेल. किसी को दिक्कत है? Any problem? Come on the preamble. Any problem? No sir. Okay, lovely. जब थक जाए तो बताना, because we have done the 2 hours the session of the current affairs. Right now we are sailing on the again very intense topic of the polity. preamble क्या है? Unlike the Australia, Canada, USA, Indian Constitution has an elaborate preamble. What is saying philosophy of the Constitution? If you are getting the question on the philosophy of the Constitution, you have to rely on the preamble. Purpose of preamble है क्या? What is the purpose of preamble?
जो हमारा प्रेमबिल है इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेमबिल? पर्पस ऑफ प्रेमबिल क्या है? टू क्लैरिफाई हु हैज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द अल्टीमेट सैंक्शन। ये सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेमबिल? It clarifies what is the source, who has made the constitution, what is the ultimate sanction, what is the nature of polity which sought to be established by the constitution, what is our goals and objectives. If we read the preamble does not grant any power. By preamble you cannot enforce anything. You cannot approach to the court saying that it is written in the preamble, so it's my right. It is not that. It gives a direction. It gives a purpose of the constitution. It has the fundamentals of the constitution and the several important purposes we can have from the preamble. Enacting clause, which brings the constitution into force, declares the rights and the freedoms which the people of India intended to secure. It says the basic type of government. हमारी गवर्नमेंट क्या है, क्यों स्टैब्लिश की गई है, ये थ्रो करता है लाइट ऑन द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, ये सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम नेचर ऑफ पॉलिटी समझना चाहें, यू ओपन द प्रीएम्बल, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये शब्द क्या है, एक बार आ भी चुका है इसमें। ये हमारा नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी है। If you want to understand the nature, अगर सवाल आता है what is the nature of Indian polity, you have to answer from this. You straight away pick up from the preamble. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब secular क्या denote? What secular denotes? What sovereign denotes? India is subject to no external authority. कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी को कंट्रोल नहीं करती है। जो स्टेट की पावर है लेजिस्लेट करने की, वह सिर्फ लिमिट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन से। नो वन एल्स कैन बी कंट्रोल। डेमोक्रेटिक क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट इज डेमोक्रेटिक? इंडिया हैज ए रिस्पॉन्सिबल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is accountable to only elected legislature. What republic says? Not a hereditary monarch, but an elected functionary. In that sense, Britain is not a republic, although it is a democracy. Because monarchy is hereditary. What fraternity is saying in preamble? Dignity of the individual. Fraternity has a special significance of dignity of individual and a special relevance in Indian concept. Because why? Because the Indian concept has the caste system, the untouchability. Fraternity is attacking on that. Article 17 and 18 both are emanating from the word fraternity. Because it has the relevance, the social backward section of community who had the past being looked down. Why do we have fundamental rights? Aspirations of the people. The goal of the government, goal objective for polity
स्ट्रेंथेंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सरकार के कामों का दिशा निर्देश, सरकार कैसे काम करे इसका दिशा निर्देश है, डायरेक्शन है डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी. If we read preamble along with the directive principles, read preamble and directive principles, you got the certain goals for the governments. सरकार किस पर काम करे, किस तरह गवर्नमेंट काम करे. तो ऑर्डिनरी प्रेम्बल क्या है? इज नॉट रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ स्टैट्यूट एंड देयरफॉर एट वन टाइम ये कहा गया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में यह एग्जिस्ट नहीं करता. बेरुवरी के केस में कहा गया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. केशव भारती के केस में कहा गया कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Establishment of sovereign socialist state, democratic republic. जो वर्ड सोवरेन है एम्फेसाइज करता है इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन एनी आउटसाइड अथॉरिटीज. जो इंडिया का जो कॉमनवेल्थ से रिलेशनशिप है वह सेल्फ इम्पोज्ड है एंड बाय चॉइस है. इंडिया चाहे तो छोड़ सकता है. जो सोशलिस्ट को इंसर्ट किया गया 42nd अमेंडमेंट से, इससे इसका मतलब नहीं है कि 47nd अमेंडमेंट के पहले इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं था. इट वाज ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन what the amendment is saying, it's only spelling out the clearly this concept. Had socialists were not used in preamble, then also India was a socialist country. The word socialist यूज किया गया है डेमोक्रेटिक, जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. इसके ऊपर जनरल वर्ड क्या बोलता है? ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टेट. रीड आर्टिकल 39(3) एंड 39(c). Ownership of means of production and distribution by the state. जो डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल है, जो डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल है, अगर उसको देखें, जो डिग्री ऑफ स्टेट को डिटरमाइन करेगा whether it is a democratic state or a socialist state. जो हमारा कंट्रोल है स्टेट का ऑन द रिसोर्सेस. इंडिया के पास अपना अलग ब्रांड सोशलिज्म का है. इस अलग ब्रांड के सोशलिज्म में एक मिक्स इकोनॉमी है. और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है इंडिया का, उसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ पढ़ के देखें और हम उसको समझने की कोशिश करें कि हमारा इकोनॉमिक लेजिस्लेशन कैसे आगे बढ़ता है. तो जो प्रिंसिपल एम है सोशलिज्म का क्या है? एलिमिनेट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इसके 38 और 39 कॉन्स्टिट्यूशन का. तो हमारा एम क्या है? हम इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करें और स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड दे लोगों को, डिसेंट लाइफ स्टाइल दें. तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका एम क्या होता है? टू एंड द पॉवर्टी, ignorance, disease, inequality और opportunity. तो जो सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है इसको ऐसा इम्प्लीमेंट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट है. अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़िए, उन्होंने बार बार एम्फेसिस किया है कि जो सोशल जस्टिस है इसका एम क्या होगा? टू अटेन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी. यू रिमेंबर दिस. It has been said by the Supreme Court कि सोशल जस्टिस का एम क्या है? आपकी प्री अच्छा सवाल है. अटेन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी. अब सोशल जो इक्वालिटी है, जो सोशल जस्टिस है, वो क्या है? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी यह दोनों कॉम्प्लीमेंट्री. हम लोग जब आगे पढ़ेंगे आर्टिकल्स 15, 16, 17, 18 हम समझेंगे इसको. सोशल जस्टिस और इक्वालिटी कॉम्प्लीमेंट्री है. तो प्रिम होता है सोशलिज्म का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, जो सब सर्व करे कॉमन गुड को। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Now move on to secularism. What does secularism means? A state which has no religion, no recognized religion. It treats all religion equally. जो सेकुलर स्टेट होता है उसमें स्टेट रेगुलेट करता है रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, एंड इट इज नॉट कंसर्न मैन विद गॉड। रिलीजन कैन नॉट बी मिक्स्ड विद द सेकुलर एक्टिविटीज ऑफ स्टेट। जो फंडामेंटलिज्म है एनी काइंड का, वह परमिटेबल नहीं होता है, वह परमिसिबल नहीं होता है। डेमोक्रेटिक इंडिकेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वह किस तरह की हो, जिसकी अथॉरिटी पीपल के विल से हो। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का, वह डिक्लेयर किया गया है प्रेम्बल में। वह वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन पर डिक्लेयर क्या करता है? Constitution of India is adopted and enacted by the people of India. They are the ultimate master. रिपब्लिक क्या बोलता है? हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो इलेक्टेड होगा, इंडिया इलेक्टेड है। ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है कि कैसी गवर्नमेंट है। और एसेंस क्या है पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट की? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। जिस तरह हमने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में संघर्ष किया, प्रेसिडेंट हेड है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव किस पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है टू लोअर हाउस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोअर हाउस के लिए। अगर आप आर्टिकल 73 पढ़े, ओपन आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 सबसेक्शन 3, you read two articles at the same time. Article 53 and Article 74 3. Article 53 के Article 53 1 and 74 3. Article 53 1 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राज्य चलाएगा। You read Article 53 1. Read it. थोड़ा से आप संविधान पढ़ने की आदत डालिए। The executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him. अब आगे न दो, in accordance with this constitution. Now come on 74:1. There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president. Who shall को आप सर्कल मारिए, who shall in the exercise of functions act in accordance with such advice. तो अगर आप 53:1 और 53:1 प्लस 74:1 पढ़े तो सॉरी तो क्या बोलता है कि राष्ट्रपति हेड होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग 74:1 that the president shall work as the minister will say. और now we come on the 74:3. The council of ministers is responsible to the lower house. Clear? This is called a responsible government. Now I have solved the question. What is a responsible government?
अब हम इसको अगर कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ, तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली पीपल के द्वारा 4 इयर्स, और सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसमें वेस्ट होती है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अनलाइक द इंडिया प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल द लोअर हाउस, दैट इज द कांग्रेस। अमेरिका के जो मेंबर ऑफ कैबिनेट है आर नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, बट इंडिया में है। इंडिया के मेंबर अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को, इंडिया में लोअर हाउस को। होप इट इज क्लियर। तो जो पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम है, जो डिबेट है क्या है कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर। जो लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है, वो क्या बोलते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, वह रिलेटिवली फ्री होता है फ्रॉम सेक्शनल एंड पार्टी डिस्प्यूट्स बिकॉज हिज टर्म इज फिक्स्ड, इसलिए गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आती है। और प्रेसिडेंट जो है वह अपना टाइम डिवोट कर सकता है फॉर द डेवलपमेंट। दूसरा बहुत क्या होते हैं, उसकी जो चॉइस है वह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मिनिस्टर भी इलेक्ट करे रिप्रेजेंटेटिव में से, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जरूरी है। तीसरा, यह डिस्कस करता है डिसीज ऑफ डिफेक्शन को और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। यह फेवर करते हैं, जो कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूरी है। जो फेवर करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म का, वो क्या कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म के एडवांटेज है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में भी है। हाउ? इट इज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। The government is subjected to the scrutiny in the legislature as regard to its achievement and failure. The ministers are accountable to the legislature. अगर प्राइम मिनिस्टर 2/3 मेजोरिटी एंजॉय करता है पार्लियामेंट, तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल है। और प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं रोकता है, वह कंट्री का बेस्ट टैलेंट कैबिनेट में ला सकता है, चाहे वो उसको नॉमिनेट कर दे आइदर हाउस में, या तो उसको राज्यसभा में वो चुनाव लड़ा के ले आवे, या आइदर हाउस में नॉमिनेट कर दे। Disease of defection can be appropriated by appropriate legislation. अगर सवाल आता है प्रेसिडेंट फॉर्म में, तो आप इसका आंसर यहां से करने की कोशिश करिएगा। तो फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों प्रिफर किया पार्लियामेंट्री सिस्टम? व्हाई? There's 2 reasons to prefer. 1, यह सिस्टम इंडिया में पहले से एग्जिस्टेंस था, हम इससे परिचित थे। दूसरा, यह करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू द लेजिस्लेचर। हालांकि जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी कई प्रॉब्लम ये है, जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इविल ऑफ डिफेक्शन, लैक ऑफ कोहेरेंस और लीडरशिप इन नेशनल पार्टीज, इलिटरेसी ऑफ वोटर्स, नेशनल इश्यूज वर्सेस लोकल इश्यूज, ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज, ये चैलेंजेस हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। यूनिक ब्लेंड है, रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तीनों चीज है अब हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जनरली ये कहा जाता है कि जो हमारा रिजिड है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यह रिटन है, इसमें सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अमेंडमेंट के लिए आपके पास हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। जो सर आइवर जेनिस का व्यू है
कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड ऑन द ग्राउंड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, वह कॉम्प्लिकेटेड है और डिफिकल्ट है। जो मैटर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए किया जा सकता था वह हमने 360 में डाल दिया है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद भी हमारा अमेंडमेंट 100 टाइम से ज्यादा हो चुका है। इसलिए जो सर जेनिक्स का व्यू है वह डिसअप्रूव हो चुका है। बस करें, बोलिए। चल भी थक गए। बंद कर दो रिकॉर्डिंग।